ओके जी, डालो हेडिंग। डाली। नेक्स्ट चैप्टर क्या हो गया? वेव्स। किया हुआ है, तेजी से रिवाइज कराऊंगा। क्वेश्चंस होंगे, असाइनमेंट शीट आज मिल जाएंगी। वही पैटर्न, पहले असाइनमेंट शीट, उसके बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद फिर पीवाई। ठीक है, जो आपको पिछले चैप्टर के पीवाई क्यों दिए हैं, क्या स्टेटस है उसका? ऑलमोस्ट हो गए, 40 के करीब क्वेश्चन थे ना, 40 से ज़्यादा ही थे। तेरे कितने हो गए? 30 तक कर लिए। अब ये कैसे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रही है? हो रहे हैं, मतलब हो तो रहे हैं ना, मतलब जो जिस टाइप के हमने क्वेश्चन किए उससे थोड़े एक लेवल कम ही है, ईजी है। ठीक है, डिस्कस करेंगे जो जो रह जाएगा, फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास निकाल के ना उसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये वाला टॉपिक है वेव्स। ठीक है, थोड़ा उतनी ही मोटिवेशन से इसको करना पड़ेगा हमारे, धीरे धीरे करके क्या होंगे यार, चैप्टर निपटते चले जाएंगे, उसके बाद तो फिर सवाल ही निकाला करेंगे हम। तो वेव्स हैं। वेव्स बेटा आपने पढ़ रखा है, एक बार रिवाइज कराना है बस हमने थोड़ा सा। तो वेव्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे पहले क्या करते होते हैं, पूरा का पूरा जो चैप्टर है दो पार्ट में बांट दिया हमने। एक सिंपल वेव्स, तो दूसरा फिर स्पेशली साउंड, साउंड भी वेव्स ही हैं, स्पेशली साउंड के लिए हमने पूरा का पूरा अलग ही पार्ट बना दिया, उसको साउंड वाला जितना भी कंसेप्ट है उसको अलग ही कर लेंगे। ठीक है जी, दो पार्ट में बांट दिया। तो अगर हम वेव्स को स्टार्ट करें तो वेव के अगर बेसिक्स पे जाएं हम, तो बेसिक में बेटा क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसके टाइप्स कर लेते हैं ना। वेव्स के टाइप्स को हम दो बार दो तरीके से करते हैं कि टाइप ऑफ वेव्स कौन कौन सी होगी जी। एक जिसको कौन सी है, मैकेनिकल वेव्स, बस बोलता जाऊंगा जल्दी जल्दी। दूसरी कौन सी होगी जी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। पता ही है तुम्हें। मैकेनिकल कौन सी हुई, इतनी डिटेल वाला काम नहीं ना कर रहे हम, इन्हें नट सेल वाला काम है, तो ये ऑलरेडी पता है, हमने बस एक बार रिवाइज करा देना आपको। मैंने 11th क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ी, राइट। तो 11th में हमने ईएम वेव नहीं पढ़नी, सिर्फ क्या पढ़नी है, मैकेनिकल वेव पढ़नी है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, वन आर मैकेनिकल, अनदर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम किस पे फोकस कर जाएंगे, मैकेनिकल पे फोकस कर जाएंगे। मैकेनिकल आगे दो टाइप की होती है, एक जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, दूसरा जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पता है कि नहीं पता? ट्रांसवर्स कौन सी थी, जो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में मूव करती है ना, उसकी डेफिनेशन थी जो भी है, मैं वो बात रिपीट नहीं कर रहा। ओके, ट्रांसवर्स वेव जो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, जिसमें डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडनल कौन सी थी, जो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। ऑलरेडी पता ही है तुम्हें, 9th क्लास में चलता ही है सबको। ओके, तो सीधा हम आगे बढ़े। टाइप्स पढ़नी चाहिए, मतलब हमें, आपके पास नोट्स वोट्स हैं तो उसमें टाइप्स पढ़ी जा सकती है, तो टाइप्स पढ़नी चाहिए आप। ओके जी, उसके अलावा अगर हम बेसिक्स भी रहे, सबसे पहले क्या आती है बेटा, कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं। अब वेव पढ़ रहे हो, सबसे पहले जल्दी जल्दी बताऊं तो वेव के टाइप्स हो गए। टाइप्स में हमने बोला ईएम तो हमने पढ़नी नहीं है, किस पे चले गए, मैकेनिकल पे चले गए। मैकेनिकल में दो पढ़नी है, कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। जब हम ट्रांसवर्स पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स, तो समझ लो ज्यादा हमने किसका केस करना है, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग वाला केस ज्यादा करेंगे हम, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। और जब हम लॉन्गिट्यूडनल पढ़ रहे होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल में एग्जांपल ही कौन सा चलेगा, मेनली साउंड चलेगा। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? हमने दो पार्ट ही बांट दिए इसके, एक वेव्स पढ़ रहे हैं जी, एक क्या पढ़ रहे हैं जी, साउंड वेव्स पढ़ रहे हैं जी। वेव्स पढ़ रहे हैं तो ज्यादा केस कौन सा चल रहा होगा, ट्रांसवर्स वाला चल रहा होगा। और ट्रांसवर्स में भी कौन सा ज्यादा केस कौन सा चल रहा होगा, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग ही चल रहा होगा। ओके, तो अभी हम वेव्स की अगर बेसिक बातों पर चल रहे हैं बेटा, तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगी आपके पास। ये जो टर्म्स हैं ये हर तरह की वेव के लिए है, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो सबके लिए कॉमन है। चाहे लॉन्गिट्यूडनल चाहे ट्रांसवर्स हो, सबके लिए क्या है, कॉमन है। वो बात दूसरी, हमने बोला टाइप्स, एक ईएम एक मैकेनिकल। ईएम अभी छोड़ दी, मैकेनिकल पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल में कौन सी, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में ज्यादा स्टडी किसके हिसाब से होनी है, स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वेव के हिसाब से होनी है, और लॉन्गिट्यूडनल में साउंड वेव्स। ठीक है जी, जल्दी बताओ, आउटलाइन सही जा रही है। अब हम बेसिक्स पे आए, तो बेसिक्स में बेटा कोई भी वेव है, एनी वेव, अगर मैं डेफिनेशन याद दिलाऊं तुम्हें किसी भी वेव की बेटा, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डिस्टर्बेंस, अब ये डिफाइन वगैरह नहीं ना मैं कर रहा, ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब जब डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड भी होगी। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। यहां वेलोसिटी की जगह क्या लिखो, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, तीन टर्म्स हैं। वो स्पीड कोई गलत टाइप हो गया वहां पर, तो एक्चुअल टर्म क्या नहीं है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड
वेवलेंथ। जब हम वेव्स की बात कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ वेव, तीन बातें हमने करनी पड़ेगी। एक वेव की स्पीड, एक वेव की फ्रीक्वेंसी, एक वेव की वेवलेंथ। डिफाइन नहीं करूंगा मैं, पता ही है तुम्हें क्या होती है कि किस स्पीड से जा रही है। वेवलेंथ पता ही है तुम्हें, अब क्या डिफाइन करना उसमें, ठीक है। तो एक होती है स्पीड, एक क्या होती है बेटा फ्रीक्वेंसी, तीसरा क्या है वेवलेंथ, वी न्यू एंड लैम्डा। ओके जी, वी न्यू लैम्डा। जल्दी बताओ, कोई भी वेव होगी बार बार किसकी बात आएगी, वी न्यू एंड लैम्डा की बात आनी आनी है। वी वेव की स्पीड है, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा उसकी क्या है वेवलेंथ है। बेटा कोई भी वेव हो, एनी वेव, इन तीनों के बीच में बेसिक रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। इन तीनों के बीच में सबसे बेसिक रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। याद रखना, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो v बाय लैम्डा, वेवलेंथ निकालनी हो तो v बाय फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन हर तरह की वेव के लिए वैलिड है, चाहे वो स्ट्रिंग वाली वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, जो मर्जी हो। दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। बोले ठीक है, ओके। तो तीन बातें हैं, इनमें से जो नोट करने वाला पॉइंट है बेटा, कोई भी वेव है एनी, तीन उसके कैरेक्टरिस्टिक है, वी न्यू एंड लैम्डा। जो स्पीड है, स्पीड वो चेंज हो सकती है, मीडियम चेंज होने पर स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है जी। रेयर में चल रही है तो स्पीड ज्यादा है, डेंसर में चल रही है तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, लेकिन बेटा इट रिमेन्स सेम, इट आल्सो रिमेन्स सेम। बट जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। वंस वेव इज प्रोड्यूस्ड, फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंज नहीं आएगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे 10 बार रिफ्रैक्शन हो, जो मर्जी हो, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। जब वेव डेड होएगी तभी की बात है, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी में कभी चेंज नहीं आता। जल्दी बताओ, समझ गए कि नहीं? तीन चीजें, वी न्यू लैम्डा, इसमें से फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। अब अगर मैं कहूं फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल है बेटा, वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। वी चेंज हो सकती है, जल्दी बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। हो जाती है। वेवलेंथ चेंज हो सकती है, हो सकती है। कब चेंज होती है, ड्यू टू चेंज इन मीडियम। अब ध्यान से सुनना, v बाय लैम्डा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब अगर वेलोसिटी क्या होती है, डबल, तो वेवलेंथ को भी क्या होना पड़ेगा, डबल। अगर वेलोसिटी क्या होती है, हाफ, तो वेवलेंथ को भी क्या होना पड़ेगा, हाफ। वेलोसिटी होती है इंक्रीज, तो वेवलेंथ को भी क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज। वी डिक्रीज, तो लैम्डा को भी क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज। जल्दी बोलो, समझ गया कि नहीं? अगर रेयर से डेंसर में जाती है वेव, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम, तो वेवलेंथ भी क्या होगी, कम। अगर डेंसर टू रेयर आएगी कोई भी वेव, वेलोसिटी इंक्रीज मतलब वेवलेंथ भी इंक्रीज, सीधा हिसाब है। वी इंक्रीज तो लैम्डा भी इंक्रीज। तो इनमें से फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसमें कभी भी चेंज नहीं आता। बोले ठीक है, आगे बढ़ चलें, बोला तो करो मेरे साथ, ओके। अब अगली बात अगर मैं करूं तो कुछ और टर्म्स हैं, कोई भी वेव है बेटा, उसकी स्पीड, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ की हमने बात की। अब अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं तो इस तरह की वेव होगी, ठीक है जी। वेवलेंथ तुम्हें पता ही है, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता ही है, एक सेकंड में कितनी वेव्स क्या हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। और वेलोसिटी तुम्हें पता ही है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टर्बेंस पर सेकंड। उस पर हम ज्यादा नहीं जा रहे, बोले ठीक है, ओके। तो ये ऐसे करके वे बार बार बनाया करेंगे, इसमें क्या बताऊं, ये तो ऑलरेडी पता ही है तुम्हें, ओके। कुछ और टर्म्स आएंगी, ठीक है, कुछ और भी क्या आएंगी, टर्म्स आएंगी, जैसे एम्पलीट्यूड, जैसे एंगुलर वेव नंबर, जैसे टाइम पीरियड, जैसे फेज। कुछ और भी टर्म्स आएंगी, ये नोट कर लेना। एक क्या हो गया, एंगुलर वेव नंबर। दूसरा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। तीसरा क्या आएगा, एक फेज भी है बेटा, और भी कई चीजें हैं। तो वेव है बेटा, जब प्रोपेगेट कर रही है तो ऐसे कुछ प्रोपेगेट कर रही है, मान लो, ठीक है जी, मान लो ये ऐसे कुछ प्रोपेगेट कर रही है। तो बेटा एम्पलीट्यूड तुम्हें पता ही है। वेव में क्या है, ये जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, बाद में अगला भी कर रहा है, बाद में अगला भी कर रहा है, बाद में अगला भी कर रहा है। सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। अब एक पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड वही है जो एसएचएम में होता था, वही इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। एक बेटा वेव का क्या हो गया, फेज। फेज वही कि किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन,
किससे डिनोट करते हैं हम? फाई से डिनोट करते हैं। मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है तुम्हें? एंगुलर पोजीशन बेटा प्रोवाइड कर देता है। ठीक है जी। और एक और चीज है जिसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेव नंबर, जिसको किससे डिनोट करना है हमने? के से डिनोट करना है। एंगुलर वेव नंबर को किससे डिनोट करेंगे बेटा? के से हम डिनोट करेंगे। तो अनदर टर्म इज के विच इज नोन एज एंगुलर वेव नंबर। हम लोग एसएचएम में पढ़कर आए अभी अभी, उसमें एम्पलीट्यूड आता था बार बार, बोलो आता। तो वेव का भी क्या होगा? कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। उसमें फ्रीक्वेंसी आती थी बार बार, बोलो, तो फ्रीक्वेंसी भी आएगी यहां पर। टाइम पीरियड भी आता था, तो टाइम पीरियड भी आएगा। तो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। उसके अलावा फेस की भी बात हुई है, एंगल की, यहां पे भी फेस आएगा। साथ में बेटा यहां पर एक नई जो टर्म आएगी, दैट विल बी द एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, यहां पे फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक और क्या आती थी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तो आएगी आएगी। एक नई टर्म क्या आएगी? एंगुलर वेव नंबर। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? के से डिनोट करें। ओके जी। एम्पलीट्यूड ए हो गया, फ्रीक्वेंसी न्यू हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, टाइम पीरियड टी, फेस फाई, एंगुलर वेव नंबर के। बेटा ये किसके इक्वल है? 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल है। बोले सही है? ठीक है जी। असल में क्या है, जब आप एसएचएम पढ़ रहे थे ना बेटा, तो आपके पास एक ही पार्टिकल था, सिंगल पार्टिकल था, उसकी हमें अलग अलग टाइम पर पोजीशन चाहिए थी। तो वहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन की गई थी, जो कि किसके इक्वल थी? 2 पाई बाय टाइम पीरियड के इक्वल थी। बोलो समझ गए कि नहीं? टाइम की इन्वॉल्वमेंट थी बस वहां पर, अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है। जब हम वेव पढ़ रहे हैं ना, टाइम के साथ साथ पोजीशन की भी क्या है? इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि यहां पर एक नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? इकट्ठे वाइब्रेट कर रहे हैं। हमें यह भी देखना है कौन सा पार्टिकल, यानी उसकी पोजीशन, समझ गए? और हमें यह भी देखना है किस टाइम पर। पहले कौन सा पार्टिकल तो फिक्स था, सिर्फ टाइम चेंज होता था। अब पार्टिकल भी अलग अलग है और टाइम तो चेंज होना ही होना है। इसलिए हमें एक्स के टर्म्स में भी एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी, जो कि क्या है? के है, विच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। जल्दी बताएं, ठीक जा रहे हैं हम कि नहीं? अभी तक क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने। तुमने वेव के बेसिक्स ही पढ़े। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स, उसके बाद ये जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, और उससे अगली क्या बात कर रहे हो? ये एम्पलीट्यूड वगैरह कुछ नई टर्म। ओके, अगर मैं बेसिक्स में रहता हूं तो बेसिक्स में आएगा, वेव को रिप्रेजेंट भी तो करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए हमारी? इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं हम, वो कर चुके हैं पहले। अब तो सीधे क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। बोलो ठीक है? ओके, तो अगली बात आ गई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा, प्रोग्रेसिव वेव। बेटा कौन सी वेव? प्रोग्रेसिव वेव। अगर मैंने वर्ड क्या यूज किया है? वेव। तो मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव वेव ही है। वेव का मतलब ही है कि डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रही है, वो प्रोग्रेसिव ही है। बट आगे चलकर हमने एक और कंसेप्ट पढ़ना है, जिसको क्या बोला करेंगे? स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। तो इसलिए डिफरेंशिएट किया जाता है। हाँ, अगर तुम्हें मैं स्टेशनरी वेव की बात कर रहा हूं तो मैं स्टेशनरी वर्ड जरूर यूज करूंगा, लेकिन अगर मैंने सिर्फ वेव वर्ड बोला है तो उसका क्या मतलब बोला जाएगा? प्रोग्रेसिव वेव की बात हो रही है। तो अगली बात क्या करने जा रहा हूं बेटा मैं? इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। ध्यान से सुनना। मेरे पास एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो मैंने इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, ये मत लिखना, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखी हुई है। जल्दी बोलो, समझ गए? क्या लिखी हुई है? ओमेगा टी प्लस 5। क्योंकि ये पार्टिकल टाइम के साथ वेरी करता है। लेकिन वेव में पार्टिकल एक नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो किसी भी टाइम पर, यानी टाइम की इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए चाहिए, किसी भी पार्टिकल की, जिसको एक्स से डिनोट कर दूंगा मैं, किसी भी टाइम पर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन प्रोवाइड कर सकती हो। बोलो समझ गए कि नहीं? यानी मुझे टाइम की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए और कौन से पार्टिकल की बात हो रही है उसकी पोजीशन की भी बात चाहिए।
ये सब मिक्स करके ड्राइव होती है। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, हम रिजल्ट को सीधा ही लेकर आ रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव बेटा डायरेक्टली लिखवा रहा हूं, लिख लेना। इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव भी हो सकता है। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। याद कर लो, पता ही है तुम्हें, पहले करा रखी है मैं तुम्हें। ओके जी, y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। कौन सा पार्टिकल? जो ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। कौन से टाइम पर? t टाइम पर। बोलो समझ गए कि नहीं? एसएचएम में ये इक्वेशन होती थी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती थी या माइनस फाइव। वहां पर क्या होता था? पार्टिकल कौन सा है उसकी टेंशन नहीं होती थी, एक ही था। हम कहते थे दिस गिव्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट ए टाइम टी। कौन सा है उसकी तो टेंशन ही नहीं है, एक ही तो है। यहां पर पार्टिकल भी बहुत है भाई, पूरे अनगिनत पार्टिकल है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रही है आपको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। विच पार्टिकल? विच इज एट डिस्टेंस एक्स। एक्स पर जो पार्टिकल है वो टाइम टी पर कहां पर है, ये इक्वेशन उसकी डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही है। ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सा पार्टिकल? जो कि एक्स पोजीशन पर है और टी टाइम की बात हो रही है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। जल्दी बोलो, सब सही बोला करो। ओके, अब इसमें बेटा हमने ए क्या है इसका? एम्पलीट्यूड, राइट जी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ये 2 पाई बाय टाइम पीरियड है। यहां से क्या निकला करेगी? फ्रीक्वेंसी निकल आया करेगी, 2 पाई न्यू लगा दिया करेंगे। कभी फ्रीक्वेंसी को एफ से भी क्या कर देते हैं? रिनोट कर देते हैं। के जो है, के व्हाट इज के? इट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। के की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहां से क्या निकल आया करेगी? वेवलेंथ निकल आया करेगी। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके जी। और फाई क्या है तुम्हारा? इनिशियल फेस है। फाई इज द इनिशियल फेस। ठीक है जी। अगली बात सुनो, अगली बात ये, यहां पे यहां तो प्लस होगा, यहां क्या होगा? एक वक्त पे एक ही होगा, तो जनरल लिखा हो ना, यहां प्लस होगा या माइनस होगा। अगर यहां पर y इक्वेशन बन रही है तुम्हारी, इफ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू a साइन बेटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अंदर अगर x है तो मतलब वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? x डायरेक्शन में। ठीक है जी। यहां अगर y लिखा होता तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? y डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहां x है तो यहां x नहीं आ सकता, ट्रांसवर्स वेव है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अगर वो x है तो ये y होगा। ठीक है जी। पार्टिकल ऑसिलेट कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं? y में। वेव एनर्जी प्रोपेगेट कौन सी डायरेक्शन में कर रही है? x में। इफ देयर इज माइनस तो वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, समझे? इफ प्लस इट इज प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। टी के साथ जो भी लगा हुआ है वो किसका रोल प्ले किया करेगा? ओमेगा का। टी के साथ जो भी क्वांटिटी लगी है किसका रोल प्ले करेगी बेटा? जल्दी बोलो। ओमेगा का। एक्स के साथ जो भी क्वांटिटी लगी है किसका रोल प्ले करेगी? के का। जब हमें इक्वेशन मिला करेगी तो वो ऐसे भी लिख सकता है इसको, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो समझ जाना वही चीज है, पहले भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फेस का फर्क पड़ेगा बस। ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे आज ही चलने शुरू हो जाएंगे, दूंगा कि आज इतना पार्ट कर कर आना है आपने। तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया, राइट है जी। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ वेव। माइनस का मतलब अगर चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बीच में अगर माइनस है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, प्लस है तो इसका मतलब नेगेटिव। दोनों में से ओमेगा या के वाली टर्म्स में से दोनों में से अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है। दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, यहां से अगर मैं ओमेगा को बेटा के से डिवाइड कर दूं, ओमेगा को किससे डिवाइड करूं? के से। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई न्यू। के किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा ऊपर चले गया तो किसके इक्वल आ गया? न्यू इंटू लैम्डा। न्यू इंटू लैम्डा किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी ऑफ द वेव। इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो बेटा ओमेगा को के से डिवाइड करो तो क्या निकला करेगा? वेलोसिटी निकला करेगी। ठीक है जी। तो अभी तक क्या बताया? इक्वेशन ऑफ अ वेव। ये इस टाइप की इक्वेशन हमने वेव के लिए क्या करनी है?
यूज करनी है। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ वेव। बोलो जी ठीक है, याद हो जाएगी इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। अब अगर मैं अगली बात करूं तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हमारे पास करने के लिए है नहीं, सीधा क्वेश्चन ही आने पर। कहते हैं साइनोसोडल वेव, साइनोसोडल मतलब जो इस टाइप की वेव होती है ना, इसको साइनोसोडल वेव बोलते हैं। साइनोसोडल वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 15 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना है इसका? 15 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है। वेवलेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 हर्ट्ज है। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम है t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इज आल्सो 15 सेंटीमीटर। t इक्वल टू, जब टाइम 0 था x भी क्या था? 0 था। ये t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पोजीशन है। उस वक्त ये कहां पर था? 15 पे था। मतलब कहां से शुरू हो रहा है ये? एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है। कॉस की इक्वेशन लगनी चाहिए। ठीक है, एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है तो किसकी इक्वेशन लगनी चाहिए? कॉस की इक्वेशन लगनी चाहिए। मांगा क्या क्या है? फाइंड एंगुलर वेव नंबर। ओके, एंगुलर वेव नंबर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकलेगा बोल दो मेरे को। क्या फार्मूला लगाऊं? बोलो शाबाश। k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा दे रखी है क्वेश्चन में। वेव लेंथ दे रखी है कि नहीं दे रखी? दे रखी है कितनी? 40, बट इट इज 40 सेंटीमीटर। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए? मीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। समझ गए? तो इट विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.4 यानी कि 20 पाई डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5 पाई। यूनिट क्या बनेगी बेटा इसकी? ऊपर क्या है? रेडियन। नीचे क्या है? वेवलेंथ यानी मीटर। तो क्या यूनिट बननी चाहिए इसकी? रेडियन पर मीटर या रेडियन पर सेंटीमीटर। तो हमने किस में निकाल दिया? रेडियन पर मीटर में निकाल दिया। जल्दी बोलो ठीक किया हमने। अगला देख लो, फाइंड द एंगुलर वेव नंबर। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकल जाता? सिंपली 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। टी किसके इक्वल? 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। वो तो वैसे फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर देते तो ही निकल जाता है, इतना क्या करने की जरूरत है। फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है ना बेटा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाता? 1/8 आ जाता। ठीक जा रहे हैं? ओके, एंगुलर वेव नंबर, पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? 2 पाई न्यू। यानी 2 पाई न्यू कितनी आई है तुम्हारी? 1/8। तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है जी। ओमेगा 2 पाई न्यू करके 2 पाई बाय जैसे मर्जी कर लो, टाइम पीरियड से भी निकल सकती है, अपने आप हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है जी। ए पार्ट के तो सारे हो गए अपने, ए के तो सारे हो गए। बी पार्ट में क्या मांग रहा है? डिटरमाइन द फेज कांस्टेंट एंड राइट जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वेव फंक्शन। डिटरमाइन द फेज कांस्टेंट एंड जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। पॉजिटिव एक्सेस में जा रही है तो माइनस के एक्स लगा देता हूं, है ना। माइनस के एक्स प्लस क्या लग जाएगा? फाइव। ठीक है। t इक्वल टू 0 पर x कितना था? है ना। तो y किसके इक्वल आ गया बेटा? a साइन फाई आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू a साइन फाई आ गया। ठीक है, तो मतलब ये जो फेज है इसका फाई, y इज इक्वल टू a साइन 5। तो t इक्वल टू 0 पर y किसके इक्वल था? मैंने t 0 भरा ना, t 0 पर x 0 था। y किसके इक्वल था? a के इक्वल था ना, एम्पलीट्यूड के इक्वल। समझे? a से क्या हो गया? कैंसिल। साइन फाई किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल। फाई किसके इक्वल हो गया? 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो फाई किसके इक्वल हो गया? 90 डिग्री के इक्वल। बोलो समझ में लग गया कि नहीं? तो y इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन क्या बनी इसकी? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2। कुछ समझ में लगा? कंफ्यूज तो नहीं किया? अब देखो, ये थीटा है, ये पाई बाय 2 है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिखता? ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखता। ओ भाई, इतना लंबा पंगा क्यों लेना था? ये तो वैसे ही सिखा रखा है तुम्हें। एक्सट्रीम से शुरू होगी तो कौन सी इक्वेशन लगानी है? कॉस की। मीन से शुरू होगी तो किसकी लगती? साइन की लगती। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे कर दिया, लेकिन तुम्हें तो पहले पता ना, ऐसा जब में यही तो किया हमने कि भाई एक्सट्रीम से t इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पे, तो इक्वेशन किसकी लगनी थी? कॉस की लगनी थी। 5 वैसे ही कितना आना था? पाई बाय 2 आना। फेज वैसे ही कितना आ जाता? पाई बाय 2 आ जाता। ओके ओके, अब ये बताओ, कंफर्टेबल हो रहे हो वापस इस चैप्टर पे? घर पे काम कर रहे हो?
एक और चीज इंक्लूड करनी है हमने, रीडिंग। थोड़ी सी ना बुक से रीडिंग भी करनी है। अब वो बुक भी रिकमेंड करेंगे कौन सी करनी है। उससे क्या होता है कि कई ना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। खुद पढ़ना शुरू करोगे ना बुक को, तो और इंटरेस्ट डेवलप होएगा तुम्हारा। इंटरेस्ट डेवलप होएगा तो क्वेश्चन और इजीली निकलेंगे। समझ रहे हो बात को? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मतलब रीडिंग की भी थोड़ी सी ना, रीडिंग मटेरियल देंगे तुम्हें, या बुक रिकमेंड कर दूंगा या फिर रीडिंग मटेरियल देंगे, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन क्वेश्चन करते रह जाएंगे हम, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमसे होगा नहीं फिर। ओके, तो इंटरेस्ट भी क्या करना है हमने, डेवलप करना है। राइट है जी? तो इंटरेस्ट भी डेवलप करना है जी, काम भी करना है, सब कुछ करना है। बस इतना है, क्योंकि टारगेट हम लेके चल रहे हैं, बस क्रैक करना ही है जी। अब उसके लिए फिर काम ज्यादा करना है, इधर उधर की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं होगा। नहीं तो बहुत कुछ कराया जा सकता है। प्रैक्टिकल करवा दूं तुम्हें, एक्सपेरिमेंट करवा दूं, बहुत कुछ है, सब कुछ आता है हमें। प्रैक्टिकल करवा दो, एक्सपेरिमेंट करा दो, लेकिन वो सिर्फ मजे लेने की चीजें, उससे मजा आता है, जेई नहीं क्रैक होता। जेई क्रैक करने के लिए क्या करना है, उसके लिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, ठीक है, वो भी करा देंगे, लेकिन अब वो एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, उसमें हमारा टाइम निकल गया, हमारी कंसंट्रेशन कहां चलेगी, उसमें चलेगी। इंटरेस्ट तो डेवलप हुआ, लेकिन हमारा समय ज्यादा लग गया उसमें, हम तो मजे लेने में निकल गए। मजे लेते रहेंगे तो फिर सवाल कब निकालेंगे, पॉइंट ये है। ठीक है, तो हमारा जो, जिसको कहते हैं ना एम जो है, उसके हिसाब से बात होनी है। वैसे क्लास चल रही है जनरल क्लास, जब नॉर्मल सिलेबस करा रहे हैं तब टाइम होता है, सब कुछ होता है, वहां एक्सपेरिमेंट भी करा के दिखा दो, मजे आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, इंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे, वो भी सही है। लेकिन अब यहां पर जब तुम्हें बिठाया, यहां पर तुम्हें फोकस वे में निकाल के बिठाया है, निकाल के बिठाया कि ना अपना टारगेट किया, अपना टारगेट तो क्या है कि यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें काम बहुत है, सिलेबस तीनों सब्जेक्ट का बहुत है, तीनों में कोऑर्डिनेशन चाहिए, तब जाके बात बननी। ओके, अदरवाइज तो सब कुछ कर दो, प्रैक्टिकल करा दो, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी कराया जा सकता है, बट हमने डाइवर्ट नहीं होना। हम सीधा किस पे जा रहे हैं कि इंटरेस्ट वैसे ही डेवलप हो जाएगा हमारे यहाँ पर। हम जब काम कर रहे होंगे ना, हमारा इंटरेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इतना डेवलप हो जाएगा कि हम इसी में रुझ जाएंगे, हमारे पास समय नहीं होगा आगे और कुछ करने। ओके जी, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन हो जाता है आराम से। बेसिक वाला क्वेश्चन था, अभी बेसिक चल रहा है तो बेसिक का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखना। अ साइनसोइडल वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग अ रोप। साइनसोइडल वेव रोप के अलोंग क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। द ऑसिलेटर दैट जनरेट द वेव कंप्लीट 60 वाइब्रेशन इन 30 सेकंड। 60 वाइब्रेशन 30 सेकंड में कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 2 हर्ट्ज सीधी आ गई। आल्सो गिवन द मैक्सिमम, गिवन मैक्सिमम ट्रेवल्स 427 along the rope in 10 seconds. A given maxima travels 425 centimeter along the rope in 10 seconds. 10 सेकंड में डिस्टर्बेंस जो है आगे की ओर कितना बढ़ती है, 425 सेंटीमीटर। इससे क्या निकल जाएगी, इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, ऊपर निकली हुई है ना, वेलोसिटी कितनी निकल जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ओके, तो इसका जो मैक्सिमा ट्रेवल कर रहा है, उसने वैसे ही बोल दिया कि जो वेव है उसका ये जो मैक्सिमा है, ये आगे 10 सेकंड में कितना बढ़ जाता है, 425 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, जल्दी बोलो, जल्दी, सही है। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 2 हर्ट्ज। वेवलेंथ निकालनी थी, वेवलेंथ कितनी आ गई, v बाय एफ 21.25 सेंटीमीटर आ गई, निकला ही हुआ था ये। वैसे ही फार्मूला रिवाइज कराने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। बोलो आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, आगे बढ़े। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, ये फार्मूला है, ये अब याद रखना। अभी इस फार्मूले की बात होगी, बहुत फार्मूले होते हैं, अभी ये वाले फार्मूले की बात होगी कि अगर किसी स्ट्रिंग में वेव चल रही है, स्ट्रिंग में अब वेव चल रही है, तो जाहिर सी बात है उसको स्ट्रेच करके रखा होगा। वेव उसमें चला रहे हो तो मतलब वो कैसी होगी, स्ट्रेच होगी। अगर बेटा वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में है, इफ इट इज इन स्ट्रेच्ड फॉर्म, तो फिर इसकी कुछ ना कुछ टेंशन भी होगी इसमें। ओके, तो स्पीड ऑफ अ ट्रांसफर, लिख लो पूरा, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू। क्या फार्मूला लिखना है, टी डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू क्या है यहां पर, इसकी लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो म्यू किसके इक्वल, लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ। बोलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं, सीधा फार्मूला, काम की बात पे आ रहा हूं, क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, बस आगे बढ़ूं। ये पहले किया हुआ फार्मूला तुम लोगों ने, अंडर रूट टी बाय एम लिखवाया था मैंने पिछली बार, एम था मास पर यूनिट लेंथ, ये इस बार क्या लिखवा रहा हूं, म्यू लिखवा रहा हूं। तो टी डिवाइडेड बाय म्यू, क्योंकि यहां में क्वेश्चंस में ना म्यू के फॉर्म में मिलेगा। क्वेश्चन देखो जल्दी से,
कहते फाइंड द स्पीड ऑफ ए वेव जनरेटेड इन द स्ट्रिंग एज इन द सिचुएशन अज्यूम दैट द टेंशन इज नॉट अफेक्टेड बाय मास ऑफ द कॉर्ड। इसमें प्रोड्यूस होने वाली वेव की स्पीड फाइंड करनी है। क्या फार्मूला लगाया मैंने स्पीड का? अंडर रूट टी बाय म्यू। टेंशन कितनी लगेगी रस्सी में? टेंशन कितनी आ जाएगी? टेंशन किसके कारण आ रही है? वेट के कारण। वेट नीचे की ओर कितना लग रहा है? 200 न्यूटन। 20 किलो तो 200 न्यूटन हो गया वेट। ओके, इसकी जगह क्या आ जाएगा? अंडर रूट 200 नीचे म्यू। म्यू की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, कुछ लेंथ दे रखी है इस क्वेश्चन में। फाइंड द स्पीड ऑफ ए वेव जनरेटेड स्ट्रिंग एज इन द सिचुएशन अज्यूम दैट द टेंशन इज नॉट अफेक्टेड मास ऑफ द कॉर्ड 500। ये सीधा उसने म्यू ही दे रखा है, सीधा उसने क्या दे रखा है? म्यू ही दे रखा है। 20 kg तो था, 500 ग्राम पर मीटर, ठीक है कि नहीं? टी डिवाइडेड बाय म्यू है 500 ग्राम पर मीटर। यहाँ पे 500 ग्राम है ना, तो 0.5 हो जाएगा। समझ रहे हो? कितना हो जाएगा ये? 400 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। बोलो सही है? ठीक जा रहे हैं? ओके, आगे बढ़ रहा हूं, रुकने का समय है ही नहीं। नोट हो गया था इजमान? ओके जी, आगे कह रहा है पावर ट्रांसमिटेड अलोंग द स्ट्रिंग वाया साइन वेव। ये फार्मूला है, नोट करना। जब हम वेव की बात कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन ही है बेटा एनर्जी ट्रांसमिटेड। नहीं समझ रहे? डेफिनेशन ही क्या कह रही है? व्हाट इज अ वेव? इट इज द ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या ट्रेवलिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये ट्रेवलिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो मतलब भाई एनर्जी चल रही है। अब मैं स्ट्रिंग वाला केस पढ़ रहा हूं तो स्ट्रिंग पे जाता हूं, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं हम? स्ट्रिंग वाले केस की बात कर रहे हैं, तो ये उसी की पावर है। तो एनर्जी की बात आ गई तो बेटा एनर्जी की बात आएगी तो साथ में पावर की बात तो आ ही जाएगी। व्हाट इज पावर? इट इज एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। समझ गए? बोलो, इट इज एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। अब यहां पे ना बेटा एक एवरेज पावर ट्रांसमिटेड का फार्मूला आएगा जो कि न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा? काम आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट फार्मूला आएगा, नोट करना है, ठीक है? अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने बस ये बोला है तुम्हें कि इसका फार्मूला लिखवाने जा रहा हूं, अभी लिखवाया नहीं है। ये तो समझा रहा था कि वेव है तो एनर्जी की बात होगी, एनर्जी की बात है तो एनर्जी पर यूनिट टाइम बात हो सकती है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? फिर पावर। तो बेटा कोई भी वेव है ना, उसकी जो इक्वेशन है ना, वेव की इक्वेशन बेटा, वो है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स प्लस, ऐसे है ना? तो टाइम की इन्वॉल्वमेंट है, टाइम की, ठीक है? तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो उसमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से अगर मैं पावर भी निकालूंगा तो वो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी, लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस नहीं, हमें एवरेज पावर का फार्मूला चाहिए। किसका फार्मूला चाहिए? एवरेज का। तो लिख लेना, एवरेज पावर ऑफ अ वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग वाले का ही उदाहरण है, या ये फार्मूला स्पेशली किसके लिए लग रहा है? स्ट्रिंग वाले केस पे ही लग रहा है। फार्मूला स्पेशली किस पे लग रहा है? स्ट्रिंग वाले केस पर ही लग रहा है। क्या बोला जी? एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग के लिए स्पेशली, जनरल नहीं है ये, इट्स नॉट जनरल फार्मूला। जनरल ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो है स्पेशली किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए। तो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अलोंग द स्ट्रिंग बाय अ साइन वेव इज गिवन बाय 2 पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, म्यू इनटू वेलोसिटी। म्यू क्या है यहां पर? स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ। लिखो फार्मूला, लिखो फार्मूला लिखो। कई बार ना रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड। फार्मूला लिखो पहले आराम से। चलो अब ये बताओ, बिना देखे फार्मूला याद हो गया? क्या हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर है। खास बात इसमें रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत, कि रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी का, दो वेव्स हैं प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रिंग में, एक की फ्रीक्वेंसी इतनी है, एक की फ्रीक्वेंसी इतनी है, रेशियो ऑफ पावर निकालो, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। एम्पलीट्यूड दे रखा है, तो समझो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एम्पलीट्यूड का
स्क्वायर। मास पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड करती है और स्पीड पे भी डिपेंड करती है, इन सारी चीजों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है जी, तो ये फार्मूला हमें जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर काम आने वाला है। ठीक है जी, बोलो डन है। ओके, आगे ये भी लिखना, एनर्जी ट्रांसफर। देखो एनर्जी ट्रांसफर पहले समझो। एक है पावर, पावर किसके इक्वल होता है? एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी? पावर इनटू टाइम। समझ गए? पावर का फार्मूला तुम्हारे पास है, समझ गए? अगर टाइम बहुत छोटा सा हो, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एनर्जी भी क्या आएगी? वेरी स्मॉल आएगी। ओवरऑल अगर गिवन टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई है वो निकालनी है, एक गिवन टाइम में कितनी हुई है वो निकालनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर टी तक। बोलो समझ गए कि नहीं? 0 से लेकर टी तक पी एवरेज इंटू डी टी कर दो, तो क्या आ जाएगा? एनर्जी ट्रांसफर्ड इन वन टाइम पीरियड। सॉरी, एनर्जी, ये फार्मूला क्या है? एनर्जी ट्रांसफर्ड इन गिवन टाइम। और अगर वन टाइम पीरियड में चाहिए हो तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, ध्यान से समझ रहे हो, पी एवरेज बाहर आ जाएगा। समझ गए? डी टी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? टी आ जाएगी। बोला तो करो। ठीक है, डी टी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? टी आ जाएगी। तो यहां पे आ गया पी एवरेज, डी टी की इंटीग्रेशन टी आ गई, लिमिट 0 से लेकर टाइम पीरियड। अगर वन टाइम पीरियड है तो ये पी एवरेज इंटू टाइम पीरियड आ जाएगा। बोलो बोलो, सही है? सारे फार्मूला का मतलब पता लगा क्योंकि डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट आ रहे हैं, तो ध्यान देना। ओके, तीन बातें बताई अभी तक। सबसे पहले क्या बताई? एवरेज पावर का फार्मूला क्या है? जरो पिछले पेज पे था, याद है किसी को? 2 पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, म्यू भी है, वेलोसिटी भी है। चेक कर, 2 पाई स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, म्यू भी है और वी भी है। म्यू पता होना चाहिए, मास पर। साथ में क्या बताया? एनर्जी का। एनर्जी का क्या? इंटीग्रेशन पी एवरेज डी टी, एक टाइम पीरियड में साथ में क्या लगा दिया? टी। समझ गए? क्लियर है? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इन वन वेवलेंथ। एक वेवलेंथ में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये भी फाइंड आउट, मतलब इससे किया जा सकता है, यही फार्मूला लग जाएगा। ओके, अगली बात इंटेंसिटी का फार्मूला लिखना है। पहले मैं बताता हूं फिर लिखना, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर लिखना। बेटा इंटेंसिटी ध्यान से सुनना, किसी भी वेव की इंटेंसिटी डिफाइन कर देता हूं, लिख लो। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज, लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज wave energy propagating per second per unit area. Wave energy propagating per second per unit area. ओके, तो इंटेंसिटी क्या है बेटा? इट इज एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। समझिए? समझ गए? तो इट इज एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अब ध्यान से सुनना, एनर्जी पर सेकेंड को पावर भी कह सकते हैं, बोलो। तो इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट इंटेंसिटी। ठीक है जी, तो ये साइड पे नोट करना। अभी इधर देखो, इंटेंसिटी इज पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया। समझा दिया कि नहीं समझा दिया? डेफिनेशन तो इसकी जो मैंने बोली है वो है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, लेकिन ये पावर बन गई तो पावर पर सेकंड एरिया भी हो सकती है। बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो पावर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या लिख दिया इसने? एस लिख दिया। ठीक है, पावर का फार्मूला क्या था? मतलब सॉल्व करके ये आ जाएगा, नोट कर लो, ट्रैक सॉल्व करके आ जाएगा। पावर का फार्मूला क्या था आपके पास? अगर मैं इसको P बाय एस लिखता हूं तो पावर का फार्मूला बोलो, 2 पाई स्क्वायर, साथ में फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, साथ में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, साथ में म्यू इंटू, हाँ पाई का स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर है, ए का वेलोसिटी इंटू म्यू है। ठीक है, अब नीचे क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह क्या लिख दिया? पाई आर स्क्वायर, या इसको ए लिख दिया। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो नीचे क्या आ गया? 2 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू इंटू वी, नीचे क्या आ गया बेटा? ए आ गया।
बोलो समझ गए? ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, ये पावर का फार्मूला है, पावर, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हमें क्या निकालनी थी, इंटेंसिटी निकालनी थी, पावर डिवाइडेड बाय एरिया ना, ऊपर क्या है पावर, नीचे क्या आना है एरिया। इंटेंसिटी इसने कैसे कैलकुलेट कर ली, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया को लगा के इसने, अभी फिर इसको डायरेक्ट नोट करो, ठीक है, अभी इसको क्या कर लो, डायरेक्ट नोट कर लो, ठीक है जी। तो फिलहाल इसको डायरेक्ट नोट करो। इंटेंसिटी का फार्मूला क्या बन गया, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, साथ में क्या आ गया वी आ गया, ठीक है जी। ये नीचे क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी, नीचे किसका फार्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का, ये भी नोट करो, एनर्जी डेंसिटी इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय वी आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी विल बी इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय वी आ जाएगा, हो गया नोट, डन। क्या क्या नोट किया, पावर, एनर्जी, इंटेंसिटी का पी बाय एस, साथ में ये बन गया, और उधर एनर्जी डेंसिटी का आई बाय वी हो गया, ठीक है जी। एक एग्जांपल देखो, ये कहता है स्ट्रिंग विद लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब म्यू, स्ट्रिंग विद लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ यानी कि म्यू, तो स्ट्रिंग विद लीनियर मास डेंसिटी इज अंडर अ टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, हाउ मच पावर मस्ट बी सप्लाइड टू द स्ट्रिंग टू जनरेट वेव्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इतने हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड इतना, निकालनी क्या है पावर, फार्मूला क्या लगाऊं, 2 पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, साथ में म्यू इंटू वी। क्या सब कुछ दे रखा है, म्यू दे रखा है, चेक करना क्वेश्चन में दे रखा है, क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्ट्रिंग लीनियर मास डेंसिटी अंडर टेंशन, हाउ मच पावर मस्ट बी सप्लाई टू स्ट्रिंग जनरेट फ्रीक्वेंसी, ओके फ्रीक्वेंसी दे रखी है, म्यू दे रखा है, क्या वी दे रखी है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, क्या वी दे रखी है, नहीं दे रखी, लेकिन टेंशन दे रखी है, क्या लगा दोगे टी बाई म्यू, टी दे रखी है म्यू दे रखी है, नहीं समझे, यहां से टेंशन है, क्या निकलेगी पावर, लेकिन यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट्स का क्या रखना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट्स किसमें दे रखी है, ये एसआई है, ये एसआई है, ये एसआई है, वो किसमें है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, बोलो ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सैंपल क्वेश्चन है बेटा, सैंपल क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन चाहिए तुम्हें, सैंपल क्वेश्चन हमें चाहिए, बीच बीच में होने चाहिए, तो सैंपलिंग भी जरूरी है, पूरा स्टेटमेंट करने की बजाय इसके बारे में जो लिखा हुआ वो लिख लिया, तो इसकी यूनिट क्या निकालनी है हमने, पावर निकालनी है ना, पावर की वाट आएगी यूनिट, जॉल पर सेकंड आएगी, यहाँ पावर की यूनिट या वाट लिखोगे, ऐसे भी निकालोगे या जॉल पर सेकंड लिखोगे, ठीक है, ओके आगे बढ़े, ओके अगली बात पे आते हैं बेटा, ये इसकी सोल्यूशन है, आंसर नोट कर लो 512 आ जाए, ठीक है आंसर नोट कर लो 512 आ जाए, ठीक है जी, ओके ओके जी। ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, टू वेव्स इन द सेम मीडियम आर रिप्रेजेंटेड बाय वाइटिकल इन द फॉर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एवरेज इंटेंसिटी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एवरेज इंटेंसिटीज, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है बताओ, हाफ रो ए स्क्वायर, ठीक है किसका फार्मूला हो गया, इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू वी, अब रो तो चलो कांस्टेंट है, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल जा रही है, ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, क्योंकि बेटा दोनों वेव्स सेम स्ट्रिंग में है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, समझ गए, टू वेव्स इन द सेम मीडियम आर दिस, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एवरेज इंटेंसिटी, स्ट्रिंग सेम है तो डेंसिटी भी क्या रहे, सेम मीडियम है तो मीडियम की डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बच गए दो, इन्हीं की प्रोपोर्शनलिटी है, तो यहां से क्या आएगा I1 डिवाइडेड बाय I2, किसके इक्वल बेटा, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इंटू A1 बाय, ठीक है ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इंटू A2 डिवाइडेड बाय A1 आ गया, बोलो समझ गए, वैल्यू पुट करो,
पहले की फ्रीक्वेंसी, इसकी जगह 2 पाई लिख रहा हूं मैं, 2 पाई न्यू 1 2 पाई न्यू 2 का स्क्वायर इंटू A2/A1 का स्क्वायर। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि यहां से फ्रीक्वेंसी मिल रही है ना मेरे को। फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव, ये देखो 2 पाई न्यू कर दिया ना बेटा। देख, फर्स्ट सेकेंड वेव की फ्रीक्वेंसी डबल है ना पहले से, समझ रहे हो? अगर फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी ले रहे हो, न्यू, तो सेकेंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी पड़ेगी, 2 न्यू। समझ गए? तो फर्स्ट की अगर न्यू ले रहे हो, सेकंड की 2 न्यू लेनी पड़ेगी, 1/2 आएगा। कोई समस्या? फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, 5। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, 2। ठीक है जी, तो आंसर आना चाहिए 25:16 आ जाना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर। 25:16 इसका क्या आना चाहिए आंसर? जल्दी तो आओ। ठीक है, अब देखो कर रहे हो तो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन ईजी नहीं है ना, ये फार्मूला याद आएगा तब ईजी होगा ना। ये तो अभी अभी पीछे फार्मूला बताया उसके बाद कर रहे हैं तब ईजी लग रहा है। एग्जाम में तो इसका फार्मूला याद आना चाहिए ना, कि पता लगना चाहिए कि ये इंटेंसिटी से रिलेटेड आ गया, तो ऐसे इसको कवर अप करना है। बोलो आगे बढ़ूं? करो करो, चलो। हो गया हो गया हो गया। ओके, आंसर क्या आ गया इसका, देखना 25:16 आ गया। आ गया। अब आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तुम्हारी अगली क्लास कितने बजे? हाँ 2 बजे है, आज मैथ की नहीं है, ये तो 3 बजे है। ओके चल, थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, आगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन है। चलो फिर ये कल कराते हैं, ठीक है? कल कराते हैं। टाइम से पहुंचा करो ना बेटा, टाइम से पहुंचा करो। 12 बजे क्लास है तो 12 बजे पहुंचो। मैं भी तो टाइम से पहुंच रहा हूँ, मैं टाइम से पहुंच रहा हूँ, तो मैं भी तो भाग भूग के आ रहा हूँ। तुम लोगों ने भी टाइम से, 12 बजे का मतलब 12 बजे यहाँ पे बैठे हुए मिलने चाहिए। 12 बजे तक तो मैं अपना सेटअप लगा देता हूँ सारा का सारा। ठीक है जी, चलो ठीक है, असाइनमेंट लो, बढ़ते हैं आगे।